गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम मूल अधिकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने कल की क्लास में मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि के रूप में उसके ऐतिहासिक स्वरूप के बारे में अध्ययन किया। हमने ये समझा कि मूल अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है हमें, और कुछ तथ्यात्मक जानकारी को हमने प्राप्त किया। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय समय पर जो भी नई अपडेट हो मिलती रहे। तो देखिए, आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में, जिनका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है, इनके बारे में आज हम एक एक आर्टिकल पर विस्तृत तौर पर अध्ययन करेंगे। देखो, कई बार अपन अध्ययन करते हैं तो साधारण तौर पे डायरेक्ट समानता के अधिकार से शुरू हो जाते हैं 14 से 32 तक। लेकिन आप देखिए कि मैंने आपको पहले बताया कि अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 33, 34 और 35। देखिए, बड़ी क्लास है, विस्तृत तौर से हर आर्टिकल का हमें ज्ञान होना जरूरी है। और हम तो भारतीय हैं, भारत का संविधान है, तो हमारी तो ड्यूटी बनती है कि पूर्णतः हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी हो। और जानकारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अधिकार है ही हमारे लिए। हमें अपने देश के संविधान से क्या हमें राइट मिले, क्या हमारे मौलिक अधिकार है, इसकी जानकारी हमें अति आवश्यक है। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हमें हमारे मौलिक अधिकारों के हर अनुच्छेद पर, हर उपबंध के बारे में जानकारी प्राप्त हो। ये समझना हमारे लिए बेहद अति महत्वपूर्ण है। देखिए, तो आज एक एक करके जो महत्वपूर्ण है उनका विस्तृत तौर से डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखो, आप बोर्ड पे मैंने एक सारणी बना रखी है, सब आर्टिकल वाइज है, एक एक करके अपन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले है अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 में क्या लिखा है उसको समझना है। आप देख सकते हैं, इसमें मैंने लिखा है राज्य की परिभाषा। आपके जेहन में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि राज्य की परिभाषा, राज्य क्या होता है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए, राजनीति विज्ञान के थ्योरी पोर्शन में आपने पढ़ा कि राज्य क्या होता है, राज्य के क्या तत्व होते हैं, राज्य किन से मिलकर बनता है। आप उसके बारे में बहुत सारे अलग अलग विद्वानों, विचारकों के बारे में पढ़ के आप आए हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में वही परिभाषा आ रही होगी। आप पढ़ के क्या है, आपने ये देखा है कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना है। भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। ये चारों तत्व मिलते हैं तो राज्य का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर यह इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक संविधान है, एक देश के नागरिकों के लिए है, और उसमें ये बताया गया है कि राज्य क्या चीज़ है। इसलिए आपके दिमाग में जो एक थ्योरी वाला कंसेप्ट था वो यहाँ पर निकाल दीजिए आप। वो सही है, लेकिन वो थ्योरी के कंसेप्ट में। यहाँ पर हम भारत के संविधान के मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि राज्य है क्या। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट तौर से अनुच्छेद 12 में स्पष्ट किया है कि राज्य क्या है। तो उन्होंने बताया है कि राज्य से तात्पर्य है कि हमारी भारत सरकार, हमारी संसद। राज्य में कौन कौन शामिल है आप समझिए। हमारी भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी पार्लियामेंट, हमारी राज्य सरकारें, भारत के 28 स्टेट के जो राज्य सरकारें वो राज्य हैं, और हमारे विधानमंडल, विधान परिषद है, विधानसभा है, ये सब उसमें इंक्लूड है। इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय स्वशासन, ये भी राज्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। दूसरे अन्य प्राधिकारी, जिसमें आप कह सकते हैं हमारे संवैधानिक, गैर संवैधानिक, मुख्य तौर से संवैधानिक, वैधानिक जो संगठन है जिनका संविधान में उपबंध है, वो ये सब किस में इंक्लूड होंगे, राज्य में। इनको क्या कहेंगे, राज्य, क्योंकि इनके पास एक शक्ति होती है, इनके पास शक्ति होती है, शक्ति के तहत अपने आदेश, कानून का निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पर अनुच्छेद 12 में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि राज्य से क्या तात्पर्य है। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, कुछ अन्य प्राधिकारी, अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, संवैधानिक और वैधानिक जो संगठन है,
इन सब को जो सरकारी है, संविधान में उल्लिखित है, कानून द्वारा है, इन सबको ओवरऑल एक ही शब्द में क्या कहेंगे कि ये राज्य है। यही बात समझ में। इसलिए आपको संविधान पढ़ते समय आर्टिकल 12 में कभी भी पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो आप स्पष्ट तौर से बता सकते हैं कि संविधान के आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक। अब आपके दिमाग में बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जो भी संवैधानिक है उन्हीं को कहेंगे। आप रिलायंस को, विप्रो को, टाटा को राज्य नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी संस्था बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इनका टर्नओवर है। जो छोटे छोटे कई अफ्रीकी देशों के बजट के बराबर, उनकी जीडीपी के बराबर हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों का टर्नओवर होता है, इसलिए इनको नहीं कह सकते। राज्य तो किसी को कहेंगे जिनका उल्लेख हमारे संविधान में है। तो ये हो गई संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा। आशा करो समझ में आ रहा होगा। अगला आर्टिकल है हमारा 13, सबसे इंपॉर्टेंट 13। देखिए, ये समझना है, आसानी से समझना है, एक एक करके आराम से इसको समझेंगे। 13 आर्टिकल है 13, उसमें 13(1) उसका सब आर्टिकल है। 13(1) में स्पष्ट है क्या लिखा हुआ है। 13(1) में लिखा हुआ है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले, एक एक शब्द को समझना, क्योंकि ये सब पूरी संवैधानिक भाषा है। थोड़ी आपको हल्की सी मुश्किल लगेगी, लेकिन बेहद आसान है। हम टुकड़ों में इसको विभाजन करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहता है 13(1) कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले, ये संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो क्या कहता है कि इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में लागू सभी कानून अर्थात सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। यह इसमें 13(1) में लिखा हुआ है। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत के संविधान के लागू होने से पहले, हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जो भी कानून लागू थे, उन कानूनों में से वे कानून शून्य घोषित होंगे, अवैध घोषित होंगे, जो हमारे संविधान के भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं। अर्थात हमारे भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई कानून है तो वो शून्य माना जाएगा। देखो, हम सभी को पता है कि स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ पर ब्रिटिशों का शासन था, ब्रिटिश उपनिवेश थे हम। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम भारत के लोगों के लिए कल्याण या भारत के लोगों के विकास के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाएं, उनका विकास करें, ऐसा कुछ ही नहीं था। उनका मकसद था शोषण करना। तो उनको जो जो ऐसा उपयुक्त लगा उन्होंने कभी ऐसे अधिकारों के बारे में सोचा ही नहीं। तो उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए जो जो कानून बनाए वो बना लिए। लेकिन 13(1) स्पष्ट कहता है कि संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में जो विधि लागू है और वो विधि हमारे संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अगर उनका वो उल्लंघन करती है तो वो विधि शून्य मानी जाएगी, मतलब निष्क्रिय मानी जाएगी। उस विधि के तहत किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। बिल्कुल स्पष्ट। एक बार और रिपीट कर लेता हूँ कि हमारे भारत के संविधान के लागू होने से पहले अगर कोई विधि हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, असंगत है या उसका अतिक्रमण करती है, तो ये 13(1) ये शक्ति देता है कि उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करती है। बात समझ में आई? स्पष्ट ही है। ठीक है। अगला है आर्टिकल 13(2) अनुच्छेद 13(2), बहुत ही इंपॉर्टेंट और हमारे सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी शक्ति जिसका नाम है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, वो इससे प्राप्त होती है। इसलिए आपको हमेशा के लिए आर्टिकल 13(2) याद रखना है। आर्टिकल 13(2) को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि ये पूरा भाग 3 और ये पूरा हमारा जो मौलिक अधिकारों का पूरा जो ढांचा है उसमें 13(2) का हमेशा भूमिका रहेगी। 13(2) बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसी के इर्द गिर्द और इससे ही मिलते जुलते विवाद सब सुप्रीम कोर्ट संसद के मध्य जो भी संघर्ष है या जो भी इसका सामंजस्य है, सब इसी से बहुत जुड़ा हुआ है और हमारे लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है इसको समझना। अगर 13(2) को नहीं समझते हैं तो हमारे अधिकार हमको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं,
तो अगर हमारे इन मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो वो शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? वो 13(2) से मिलती है हमें। तो क्या है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो 13(2) में ये लिखा है कि यदि राज्य मतलब आप समझ गए, यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है, विधि का तात्पर्य कानून होता है, इसलिए समानार्थी शब्द है, कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको विधि भी कह सकते हैं, कानून भी कह सकते हैं, अध्यादेश भी कह सकते हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक ही अर्थ है, सबका समान है, ये सब एक प्रकार के इक्वल वर्ड है। तो देखिए क्या कहते हैं, यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब देखिए 13(2) क्या कहता है, अब ये संविधान लागू होने के बाद हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकारें अगर ऐसी कोई विधि बनाती है, ऐसा कोई कानून बनाती है जो हमारे भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करती हैं या उनके कोई खिलाफ कानून बनाती हैं, तो 13(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अवैध घोषित कर देगा। क्यों? क्योंकि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। देखिए कितनी शक्ति इस 13(2) में है। अर्थात इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि यदि संसद या राज्यों के विधानमंडल यदि मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करने वाली कोई विधि बनाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस विधि को अवैध घोषित कर सकते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की वास्तविक शक्ति न्यायपालिका को इसी अनुच्छेद से प्राप्त होती है। ये एक प्रकार की संजीवनी है, ये एक प्रकार की ताकत है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट को जो जुडिशियल रिव्यू की जो ताकत मिलती है, हमने न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, संविधान की विशेषताओं के बारे में डिटेल से समझा था। ये शक्ति हमने अमेरिका से स्वीकार की थी, हमारे संविधान में 13(2) में प्रतिस्थापित है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी संसद, हमारे राज्यों के विधानमंडल ऐसी कोई भी विधि बनाते हैं जो हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है या उनको सीमित करती है या उनको अतिक्रमण करती है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस विधि को, उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है, उसको नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। यह ताकत कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से 13(2) में किया हुआ है। अब आप समझिए, अगर इनको नहीं समझेंगे तो आगे हमको कैसे मौलिक अधिकार समझ में आ जाएंगे। इसलिए इसका महत्वपूर्ण बेस यही है कि पहले इनको 13(2) को समझें। ठीक है, अगला 13(3) 13(3) में ये उल्लेख किया गया है कि विधि क्या है, विधि किसे कहेंगे और विधि के क्या क्या किन किन को विधि कहेंगे हम। तो इसमें सिंपल सी बात है कि सभी प्रकार के अध्यादेश, अर्थात हमारे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है अध्यादेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। अध्यादेश राज्यपाल भी जारी करते हैं और राष्ट्रपति भी जारी करते हैं। तो ये अध्यादेश, सरकारी आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचनाएं, प्रथाएं, इन सबको क्या कहेंगे? ओवरऑल विधि। ठीक है, इसलिए ये तो सामान्य जानकारी के लिए, आप चाहे तो याद रख सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना है कि 13(3) में सिर्फ विधि का अर्थ बताया कि विधि किन किन को अपन कह सकते हैं कि ये सब विधि के रूप कहलाते हैं। ठीक है, आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या याद रखना है? 13(2) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है, तो हमने ये समझा आर्टिकल 30। अब देखिए आगे है अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। बहुत विस्तृत है, आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, इसको भी आगे डिटेल से हम लेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, इसको भी आगे लेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, इसको भी आगे वाली कक्षा में अपन लेंगे। और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30, इसको आगे वाली कक्षा में लेंगे। अब हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 31, 31 1 और 2, इसको देखेंगे। तो आप समझिए, देखिए अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 हैं। जो 7वां जो मौलिक अधिकार था उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 31 में था
और अनुच्छेद 31 के 2 थे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2, मतलब 31(1) और 31(2). अब ये इसके पीछे बहुत बड़ी मतलब लंबा संघर्ष है, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको तुरंत आगे की कड़ी में ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, ठीक है। अब इस संपत्ति के अधिकार को हमारे संविधान में जो शामिल था उसको मोरारजी देसाई सरकार ने 1978 में एक संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन, 44 अमेंडमेंट। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया, मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया और उससे 300A में, यानी हिंदी में कहें तो 300 क में एक कानूनी अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पर यह समझना है, कभी भी आपसे ये पूछा जाए या आपको समझना हो कि 31 में क्या था, तो 31 में था मौलिक अधिकार का उल्लेख। आई बात समझ में? तो आप देखेंगे इसी संविधान संशोधन के तहत आगे जब एक अनुच्छेद 19(1)(f) आर्टिकल है, उसमें भी संपत्ति के अधिकार था। तो इस 44वें संविधान संशोधन से 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। दोनों ही इस आर्टिकल को संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया गया था, ठीक है। और 300A में एक कानूनी अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया। यह था अनुच्छेद 31। आगे अपन देखते हैं 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे हम। उसके बाद में देखते हैं 33, 34, 35। देखिए आज की क्लास में है ना, आपको जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है उनको छोड़कर शेष जो आर्टिकल है उनको स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो आर्टिकलों में मौलिक अधिकार उल्लेख है वो अपने में बहुत विस्तृत है, उनको अपन एक एक क्लास में अलग अलग डिटेल से लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे 6 मौलिक अधिकार के अलावा जितने भी संविधान में जो आर्टिकल हैं उन सबको एक एक स्पष्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 33, 34, 35 शायद ही किसी को नहीं पता, क्योंकि पढ़ते नहीं, पढ़ाते नहीं, दोनों चीज़ें होती, हमारा ध्यान भी उस तरफ नहीं जाता है कि 33 में क्या उल्लेख है, 34 में क्या उल्लेख है, 35 में क्या उल्लेख है, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद 33 में ये उल्लेख किया गया है, मतलब संविधान ये संसद को शक्ति देता है, संविधान संसद को शक्ति देता है कि वह प्रतिरक्षा, सेना, सुरक्षा बल, पुलिस, आसूचना जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस, और दूरसंचार। देखो क्या क्या मैंने बताई, प्रतिरक्षा हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल और सैनिक बल, चाहे BSF कह सकते हो, CRPF कह सकते हो, CISF कह सकते हो, ITBP, जितनी भी हमारी सुरक्षा बल, हमारी पुलिस, हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर, इंटेलिजेंस आसूचना, और हमारे टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए सभी दूरसंचार क्षेत्रों से संबंधित, इनमें जो कार्यरत लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों को विधि बनाकर उस सीमा तक सीमित कर सकती हैं जिस सीमा तक ऐसा करने में अनुशासन बना रहे। कहने का तात्पर्य है कि सेना, अर्धसैनिक बल तथा पुलिस, इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशंस, इन क्षेत्रों से जो जुड़े लोग हैं उनके अधिकारों को सीमित किया जाता है, विधि बनाकर सीमित किया जा सकता है। और ये उस सीमा तक सीमित करेंगे जिस सीमा तक उसमें अनुशासन बना रहे, ठीक है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का समुचित पालन कर सकें या उनका अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर सकें। यह ऐसा बेहद जरूरी है। सिंपल एग्जाम्पल के लिए आपको एक बात बताऊं, आपने देखा होगा हड़ताल का तात्पर्य ये होता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उस काम को नहीं करते, एक जगह धरने पे बैठ जाते हैं या जुलूस निकालते हैं। आपने देखा होगा शिक्षक हैं, पटवारी हैं, यहाँ सरकार के नर्सिंग हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, सबके अलग अलग क्षेत्रों के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं सब हड़ताल पे जाते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आज पुलिस हड़ताल पे है, आज हमारी सेना हड़ताल पे है, आज हमारी इंटेलिजेंस, IB, रॉ के अधिकारी हड़ताल पे हैं? नहीं कर सकते, वो बिल्कुल हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग इस आर्टिकल 33 के तहत इंक्लूड है, वो कभी नहीं कर सकते। और सोचो कि किस देश की सेना ही अगर हड़ताल पर चली जाए, संभव है? इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं
रक्षा का है, सेना है, सुरक्षा बल है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों को जब उनकी सर्विस शुरू होती है तभी भी स्पष्ट तौर से उनको ऐसा उसके बारे में पाबंद कर दिया जाता है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते। इस प्रकार से उनको मतलब जो भी उनके जो कर्तव्य है उनसे कर्तव्य से वाकिफ किया जाता है। तो इनका उल्लेख है 33 में। ठीक है। अनुच्छेद 34 में यह उल्लेख है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है। मतलब देखो संसद को कितनी शक्ति प्राप्त है। क्या कहते हैं कि यह संसद को शक्ति प्राप्त है कि यदि भारत के किसी क्षेत्र में सेना विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मार्शल लॉ अगर लागू है तो संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों पर पूर्णतः या आंशिक निर्बंधन आरोपित कर सकती है। अर्थात अगर किसी भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है अर्थात सेना विधि लागू है तो संसद विधि द्वारा मौलिक अधिकारों में या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस पर कुछ सीमाएं आरोपित कर सकती है। ऐसी हमारी संसद की शक्ति प्राप्त है। लेकिन आज तक इस आर्टिकल का संसद ने प्रयोग नहीं किया है। अभी तक इस आर्टिकल पर का प्रयोग नहीं किया है। यूँ कह सकते हैं समझने के लिए कि भारत में इस अनुच्छेद का अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है आपका 35 अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 ये कहता है कि भाग 3 में अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए अर्थात मौलिक अधिकार के भाग में किसी भी अपराध को घोषित कर दिया गया है तो उस अपराध घोषित किए गए कार्यों के लिए अगर कोई दंड निर्धारित करना है या क्या दंड उसके लिए निर्धारण होगा, उसके लिए जो विधि बनानी होगी वो विधि बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। तो इस प्रकार हमने ये समझा 33, 34, 35। 33 में कुछ पाबंदियां हैं हमारे जरूरी क्षेत्रों पर और 34 में मार्शल लॉ से जुड़ा है और 35 में अपराध घोषित कार्यों के लिए दंड निर्धारित करने की जो विधि का निर्माण की शक्ति है वो संसद के पास। तो ये है 33, 34, 35 इनका उल्लेख। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इस प्रकार समझा हमने ये। अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा, क्या कि संसद के पास ये शक्ति है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके या मौलिक अधिकार में कोई परिवर्तन कर सके, या फिर क्या हमारे मौलिक अधिकारों पर किसी प्रकार की रोक लगाई जा सकती है, निर्बंधन या युक्ति कुछ उस पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। अगर हमारी संसद की जो संशोधन की शक्ति है तो कितनी है, क्या सीमित है या असीमित है। और अगर आप समझिए कि असीमित है तो क्या व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकार का उपभोग कर पाएगा? अगर उसको ज़्यादा ही स्वतंत्रता मिली तो वो तो स्वच्छंदतावाद में बदल जाएगी, या तो हर व्यक्तियों के नागरिकों की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता। तो इनके सब के बारे में आप समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख रहे होंगे बोर्ड पे अनुच्छेद 31 के नीचे मैंने लिखा हुआ है 31A, 31B, 31C। ये क्या चीज़ है इनको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हिंदी में 31 क भी कह सकते हैं, 31 ख भी कह सकते हैं, 31 ग भी कह सकते हैं। इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन हमारे संविधान में मान्य होते हैं। आप जो चाहे उपयुक्त समझे वो अपना सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 31A में ये उल्लेख किया है और सबसे पहले जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के तहत यह जोड़ा गया था। कौन सा? 31A। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 31A और 31B दोनों जोड़े थे। तो पहले समझते 31A में क्या है। अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जब स्वतंत्रता के समय कुछ विषमकारी स्थितियां थी, काफ़ी असमानताएं थी, काफ़ी चुनौतियां थी, समस्याएं थी, गरीबी, अशिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, न जाने बहुत मुश्किल ऐसी समस्या थी कि हर समस्या से अपन जूझ रहे थे। उसमें से एक बड़ी समस्या ये थी कि भारत के कुछ राजा महाराजे, जागीरदार, जो सामंत लोग थे, उनके पास बहुत ज़मीन थी और कुछ ज़मीन भूमिहीन थी। तो सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करें, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए, कि भाई जिनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है उनको सरकार हस्तगत करे और फिर उनको धीरे धीरे जो भूमिहीन श्रमिक हैं, जो लोग हैं, उनको आवंटित कर दे। आपको पता है इस समय हमारे संविधान आर्टिकल जिंदा है, यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है और भूमि एक प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है। तो आप समझिए विवाद होना तय। तो इसमें क्या क्या कि जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में जो भी सरकार ने मैंने जो कानून बनाए थे उनका पूरा एक प्रकार से उल्लेख किया हुआ था। ठीक है, और इसी के साथ संविधान में 31B में
9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ था कि यदि कोई विधि, अधिनियम, नियम, विनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए तो वे न्यायिक पुनर्विलोकन से परे होंगे। अर्थात कि जमींदारी और भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून होंगे उनको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाए तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। उसका जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, उसका नहीं होगा। ठीक है, और उसमें शामिल किसी विधि को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह संविधान के भाग 3 में वर्णित हमारे किसी मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करती है। अर्थात अगर कोई विषय अर्थात कोई कानून उसमें शामिल भी है तो आप उस आधार पर उसको चैलेंज नहीं कर सकते हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कि ये भाग संविधान के जो मतलब भाग हमारा जो 3 है संविधान में जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है उसका उल्लंघन करती है या उसका अतिक्रमण करती है। ठीक है, तो इस प्रकार का उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 31B में था, किसका? 9वीं अनुसूची का। ठीक है, इसमें राज्यों के और केंद्र के कानून थे जो भूमि सुधार से संबंधित या इससे जुड़े हुए कुछ कानून थे। आपको बात एक ही समझना है कि 9वीं अनुसूची का निर्माण 31B में किया गया है और जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से मुक्त है, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यह है उल्लेख 31B में। और फिर क्या हुआ था कि संविधान में ये इंदिरा गांधी सरकार ने एक संविधान संशोधन किया था, 25वां संविधान संशोधन 1971। इस 25वें संविधान संशोधन से 31C जोड़ा गया। 31C जोड़ा गया था जिसमें ये लिखा हुआ था क्योंकि हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य है। आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने आपको लिखा हुआ FR का मतलब होता है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। फिर DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में कहेंगे नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में एक प्रकार का सामंजस्य बैठाने के लिए उन्होंने ये संविधान संशोधन करके 31C जोड़ा गया था। अब इसमें क्या क्या था? इसमें यह था कि यदि कोई विधि संविधान के अनुच्छेद 39B और 39C जिसमें हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए कोई बनाई जाती है ऐसी कोई विधि जो हमारे राज्य के नागरिकों को नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती है, तो उसे इस आधार पर शून्य घोषित नहीं कर सकते कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि ये हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे आर्टिकल 14 अर्थात समानता के अधिकार और आर्टिकल 19 अर्थात हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है। बात समझ में आई? इसमें ये किया गया उल्लेख है कि हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं और उन नीति निर्देशक तत्वों में जो 39B और 39C हैं उसमें जो नीति निर्देशक तत्व दिए हैं इनको उपलब्ध कराने के लिए कोई व्यक्ति इस आधार पर ये मतलब चैलेंज नहीं करा सकते हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। बात समझ में आई? यह उल्लेख किया था किसमें? 31C में। ठीक है, तो ये हमने समझे 31A, B और C जो भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के मध्य सामंजस्य बैठाने के लिए ये सब किया था। ठीक है, अब ये तो हमने समझा आर्टिकल आज 12, 13, आर्टिकल 31A, B, C, 33, 34, 35 जो हमारे 6 मौलिक अधिकारों के अलावा जो जो हमारे संविधान में अलग अलग भागों में जो जो अनुच्छेद है उनको हमने डिटेल से समझा। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि इन अनुच्छेदों के लिए और इन प्रावधानों के लाभ जो सरकार अर्थात जो हमारी संसद और जो न्यायिक पालिका के मध्य जो एक प्रकार का संघर्ष हुआ और जुडिशियल रिव्यू को लेकर जो एक प्रकार का अपनी सक्रियता को स्पष्ट किया, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण केस हैं, जो वाद हैं, जो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट को, उनको एक अपन तथ्यात्मक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, आप समझते जाइए। देखिए, सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 9वीं जो 31A है उसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून जो बनाए थे, तो स्वाभाविक है कि जो भूमि मालिक हैं, जो सामंत हैं, जो जागीरदार हैं, जिनकी भूमि संपत्ति है, तो वो चैलेंज करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में 1951 में जो प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 31A और B को जोड़ा गया था, तो उसको चुनौती दी। किसने दी? उसका नाम था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये केस का नाम है। इसने क्या किया था? शंकरी प्रसाद ने हमारे संविधान का जो प्रथम संविधान संशोधन है उसकी वैधता को चुनौती दी। उसने कहा कि नहीं, इसलिए तो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन करता है,
क्योंकि आर्टिकल 31 जो संपत्ति के अधिकार एक मेरा मौलिक अधिकार है, और ये जो सरकार ने जो प्रथम संविधान संशोधन किया है 31A(b) का जो उल्लेख किया है ये गलत है। तो इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वह 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। देखो स्पष्ट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना कि संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, 368 के तहत, 368 के तहत। अब मैंने आपको 13(2) में क्या समझाया था कि अगर कोई संसद ऐसी कोई विधि बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो तो उसको अवैध घोषित करती है। ये 13(2) से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है कि नहीं। तो इसमें अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है कि यदि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जाता है तो वो 13(2) के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। अर्थात 13(2) में वर्णित विधि का आशय सामान्य विधियों से है, संविधान संशोधन अधिनियमों से नहीं है। अतः प्रथम संविधान संशोधन वैध है। बात समझ में आई कि अगर 368 के तहत हमारी संसद कोई ऐसा संविधान में संशोधन करती है तो वो 13(2) के अधीन नहीं माना जाएगा, अर्थात विधि नहीं माना जाएगा, क्योंकि 368 संविधान संशोधन का अधिनियम है जो इससे परे है, अर्थात उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। 13 मतलब ये जो प्रथम संविधान संशोधन है वो वैध है, अवैध नहीं है। क्योंकि देखो इस प्रकार से अपन कह नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी पता था कि अगर हम इस प्रकार से वापस संसद के कार्यों में अड़ंगा डालेंगे तो ये कार्य जरूरी था। भूमि सुधार बेहद जरूरी थी, बेहद जरूरी थी। और इन भूमि सुधारों को एक सिंपल सी बात है, ये तो एक प्राकृतिक न्याय का भी उल्लंघन होता है कि एक व्यक्ति के पास हजारों बीघा जमीन होती है, एक के पास बिल्कुल रहने के लिए घर नहीं है, तो ये तो प्राकृतिक न्याय का भी उल्लंघन है। तो जब उस समय स्वतंत्रता के समय हमारे देश के बड़े बड़े जागीरदारों के पास, सामंतों के पास, राज्यों के पास हजारों बीघा जमीन थी, तो स्वाभाविक था कि इस प्रकार के कानून को अगर अवैध घोषित कर दें तो नहीं लगता है कि ये कोई अच्छा कदम होता है। तो सरकार ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो 368 के तहत संविधान संशोधन होता है तो उसको हम 13(2) के अधीन विधि के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते, अर्थात 13(2) में विधि वो नहीं मानी जाएगी। तो जो भी संसद करे कर सकते, वैध है। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान के थे एक सज्जन सिंह बना राजस्थान राज्य जो 1965 है। ये सज्जन सिंह भी एक जमींदार थे। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शंकरी प्रसाद ने जो निर्णय दिया था वो इसमें दे दिया कि संसद चाहे तो 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, आज तक हमने जो आज की हमारी क्लास है उसमें यहीं तक रुकते हैं। आगे आने वाली जो कुछ और केस हैं, गोलकनाथ है, केशवानंद भारती है, मिनरवा मिल्स है, जो आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे।